देखो भाई किसकी बात करेंगे, बीज। और बीज को मैंने समझाने के लिए दो टुकड़ों में बांट दिया भाई। क्या, बीज की जो ओपन स्ट्रक्चर है, जो खुली संरचना है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं भाई। देखो बीज की बात करें तो सबसे पहले आपकी फसल में क्या आती है, पुष्पन क्रिया होती है भाई। क्या आते हैं, पुष्प आते हैं। और जो पुष्प का जो परिपक्व बीजांड है वो ही क्या है, बीज है। और इस परिपक्व बीजांड के अंदर क्या होता है, एक आपका सूक्ष्म भ्रूण होता है, एक आपका भ्रूण पोष होता है, और बीज पत्तर होता है भाई। क्या होता है, बीज पत्तर। और जो बाहर का आवरण है, ये बाहर का आवरण क्या कहलाता है, बीजावरण भाई। जो बीज के बाहर का आवरण है वो क्या कहलाता है, बीजावरण की बात कर लीजिए भाई। मैं आपको सुषुप्त अवस्था पढ़ाऊंगा, उस सुषुप्त अवस्था में मैं दो प्रकार की सुषुप्त अवस्था बताऊंगा भाई। पहले प्रकार की बताऊंगा मैं प्राथमिक, और दूसरी कौन सी बताऊंगा, आपकी सेकेंडरी। जो सेकेंडरी या द्वितीयक होती है वो किसकी वजह से, इसी बीजावरण की वजह से होती है भाई। क्या, कि मान लीजिए जो बीजावरण है वो कैसा हो सकता है, हार्ड हो सकता है, ज्यादा कठोर हो सकता है। अब अगर मान लीजिए बीजावरण कठोर होगा तो उसमें पानी प्रवेश नहीं करेगा। पानी प्रवेश नहीं करेगा, वायु प्रवेश नहीं करेगी। जब पानी और वायु प्रवेश नहीं करेगी तो कोई भी बीज अंकुरित नहीं कर सकता। तो ये क्या है, सुषुप्त अवस्था कौन सी प्रकार की, द्वितीय प्रकार की। बट ये बात करेंगे सुषुप्त अवस्था में। पहले बात की बीजावरण। और बीजावरण किसका काम करता है, बीजावरण सुरक्षा का काम करता है भाई। बीजावरण किसका काम करता है, सुरक्षा का काम करता है। किसकी सुरक्षा करेगा, सूक्ष्म भ्रूण और भ्रूण पोष की। किसकी, जो अंदर उपस्थित सूक्ष्म भ्रूण और भ्रूण पोष है उसकी सुरक्षा कौन करता है, बीजावरण। अब अंदर क्या होगा, ये बीज पत्तर की बात कर लीजिए भाई। अंदर क्या मौजूद होगा, बीज पत्तर की बात कर लीजिए। और दो पार्ट होते हैं, एक आपका रेडिकल और एक होता है प्ल्यूमूल। मैं समझाता हूं भाई क्या मतलब है। जो ये ऊपर वाला भाग है ये क्या है, प्ल्यूमूल की बात कर लीजिए भाई। और जो नीचे वाला भाग है ये किसकी बात कर लीजिए, रेडिकल की बात कर लीजिए भाई। समझते हो कि प्ल्यूमूल और रेडिकल का क्या मतलब है। देखो जो रेडिकल है, पौधे के अंदर क्या, जब आप बीज की बुआई करते हो, बीज का अंकुरण होता है तो क्या निकलता है, जड़ निकलता है। क्या निकलता है, जड़ निकलता है। जो जड़ निकलता है वो किससे निकलता है, इसी रेडिकल भाग से निकलता है। किससे निकलता है, इसी रेडिकल भाग से निकलता है। तो जड़ की उत्पत्ति भाई। तो रेडिकल भाग याद रहेगा भाई, किसकी उत्पत्ति होती है, जड़ की उत्पत्ति। और जो ये जड़ की उत्पत्ति होती है ये क्या, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के अकॉर्डिंग होती है भाई। किसके अकॉर्डिंग, कि जिधर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उधर ही क्या हो रही है, आपकी जड़ की वृद्धि हो रही है। यानी धरती के नीचे की ओर किसकी वृद्धि होती है, जड़ की भाई। यानी भूमि का अंडरग्राउंड पार्ट है या भूमि सतह के नीचे का भाग क्या है, आपका जड़। जो किससे निकलता है, रेडिकल पार्ट से। प्ल्यूमूल से क्या निकलता है भाई, भूमि के ऊपर का यानी तना की बात कर लीजिए, जो किसके, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में निकलता है भाई। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कहां लग रहा है, नीचे की ओर। जो और आपका जो ये तना है ये कहां जा रहा है, वृद्धि ऊपर की ओर। तो चलिए भाई याद रहेगा, प्ल्यूमूल से क्या निकलता है, तना। और आपके रेडिकल से क्या निकलता है, जड़ की उत्पत्ति। अब बचता है आपके भ्रूण पोष की बात कर लीजिए। किसकी चर्चा करोगे, क्या भाई भ्रूण पोष की बात करोगे। देखो भ्रूण पोष के अंदर क्या है, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, भ्रूण पोष। नाम से ही समझ में आ रहा है कि भ्रूण को क्या देगा, पोषण। भ्रूण को क्या देगा, पोषण। कि देखो जो शुरुआती अवस्था है किसी भी बीज के अंकुरण की, तब मृदा से जो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व बीज नहीं लेता है भाई। बीज के अंदर जो अंदर ही मौजूद जो भ्रूण पोष है, उसी भ्रूण पोष में कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च की मौजूदगी होती है, जिनसे क्या है, भ्रूण पोषण लेता है और क्या कर जाता है, अंकुरित कर जाता है भाई। तो भ्रूण पोष क्या काम करेगा, पोषण देने का काम करेगा। और एक बचा आपके सूक्ष्म भ्रूण की बात कर लीजिए। किसकी बात कर लीजिए, सूक्ष्म भ्रूण की बात कर लीजिए। और ये सूक्ष्म भ्रूण ये क्या है, आपका बीज। यहीं से क्या अंकुरित होगा, बीज अंकुरित होगा भाई। अब आपका दो प्रकार का होता है, एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, इससे क्या मतलब है भाई मेरा, एक बीजपत्री से और द्विबीजपत्री से। एक बीज पत्री में एक बीज पत्तर और द्विबीजपत्री में दो बीज पत्तर। अब इन दोनों को डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों के अंदर जो एक बीज पत्री है उसके अंदर जो भ्रूण को पोषण देगा वो कौन देगा, भ्रूण पोष देगा भाई। कौन देगा, भ्रूण पोष देगा। जो द्विबीजपत्री होगा उसके अंदर जो भ्रूण को पोषण देगा वो कौन देगा, बीज पत्तर देगा भाई। कौन देगा, बीज पत्तर। जहां एक भ्रूण, जहां एक बीजपत्री कोई भी पौधा होता है तो उसमें भ्रूण को पोषण कहां से मिलता है, भ्रूण पोष से। जहां द्विबीजपत्री कोई अगर बीज होगा तो वहां भ्रूण को पोषण किससे मिलेगा, बीज पत्तर से। अब याद रखिए जैसे कौन एग्जाम्पल है भाई, एक बीजपत्री का कौन सी फसलें हैं जिनके अंदर एक बीजपत्री फसलें होती है भाई, गेहूं, बाजरा, ये सारी क्या है, एक बीजपत्री। चावल की बात कर लीजिए। द्विबीजपत्री कौन सी है, दाल की बात कर लीजिए, यानी पल्सेज में चिकपी की बात कर लीजिए, पीक की बात कर लीजिए, ये सारी क्या है,
द्विबीजपत्री। इसीलिए आपने द्विबीजपत्री में एक चीज देखी होगी कि प्लूमोल और रेडिकल की बातें ज्यादा सुनी होगी, एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन। पढ़े भाई एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन, तो वो किसकी वजह से, इन्हीं बीज पत्तर की वजह से होता है भाई। लिखो आप सबसे पहले किसके बारे में, बीज के बारे में लिखो भाई, हेडिंग डालो और लिखो बीज के बारे में। पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं, जिसमें सूक्ष्म भ्रूणपोष, जिसमें सूक्ष्म भ्रूण एवं भ्रूणपोष, जिसमें सूक्ष्म भ्रूण एवं भ्रूणपोष बीजावरण के माध्यम से ढका होता है। पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं, जिसमें सूक्ष्म भ्रूण एवं भ्रूणपोष बीजावरण से ढका होता है। जो मैंने आपको समझाया है वही मैंने आपको लिखवाया है भाई। लिख लिया सबने? चलिए भाई, पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं, जिसमें भ्रूण एवं भ्रूणपोष बीजावरण से ढका होता है। लिख लिया भाई सबने? चलिए भाई, अगली बात किसके बारे में, चलो भाई लिखो, प्लूमूल की बात कर लीजिए। लिखो हेडिंग में नीचे स्टार लगा के प्लूमूल और एक रेडिकल और प्लूमूल लिखो भाई, प्लूमूल और रेडिकल। प्लूमूल्स के आगे लिख लो तना भाग विकसित होता है। प्लूमूल के आगे डेस लगा के लिख लो तना भाग विकसित होता है। रेडिकल के आगे डेस लगा के लिख लो जड़ भाग विकसित होता है या जड़ भाग का विकास। बस दो ही चीजें लिख लो, प्लूमूल तने भाग का विकास, रेडिकल जड़ भाग का विकास। लिख लिया? भ्रूणपोष और भ्रूण के बारे में लिखने की जरूरत है नहीं, याद रहेगा भाई कि भ्रूणपोष पोषण प्रदान करने का काम करता है। नीचे लिखो एक बीजपत्री, एक बीजपत्री लिखो भाई। एक बीज पत्तर मौजूद होता है, एक बीज पत्तर मौजूद होता है, एक बीज पत्तर मौजूद होता है। इस प्रकार के बीजों में, इस प्रकार के बीजों में भ्रूण को भ्रूणपोष पोषित करता है। इस प्रकार के बीजों में भ्रूणपोष भ्रूण को पोषित करता है, यानी जो भ्रूणपोष है वो भ्रूण को क्या देता है, पोषण देता है एक बीज पत्री के अंदर भाई। लिखो एक बीज पत्र मौजूद होता है, इस प्रकार के बीजों में भ्रूणपोष भ्रूण को पोषित करता है। दूसरा लिखो द्विबीजपत्री, और द्विबीजपत्री में क्या लिखोगे, बस इतना सा लिख लो, दो बीज पत्तर और लिख लो पोषण। आगे लिखो दो बीज पत्तर और नीचे की लाइन में पोषण लिखो, पोषण के आगे लिख दो बीज पत्तर के माध्यम से। लिखो आराम से लिखो, कोई बात नहीं भाई। द्विबीजपत्री, आगे लिखो दो बीज पत्तर, नीचे लिखो पोषण, और पोषण के आगे लिख दो बीज पत्तर के माध्यम से। लिखो भाई द्विबीजपत्री लिखा, उसके बाद में आगे लिख दो क्या, दो बीज पत्तर मौजूद होते भाई। दो बीज पत्तर ही लिख लो, समझ आ जाएगा आपको। दो बीज पत्तर यानी टू कोटिलिडन्स की बात कर लीजिए। नीचे लिखो पोषण, और पोषण के आगे क्या बराबर लगा के डेस लगा के लिख दो क्या, बीज पत्तर के माध्यम से भाई। किसके माध्यम से, बीज पत्तर के माध्यम से। लिखो भाई। और देखो पोषण, पोषण में भाई क्या होता है, किसी भी कोटिलिडन की बात कर लीजिए चाहे भ्रूण पोष की बात कर लीजिए, दोनों में पोषण के रूप में क्या मौजूद होता है, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। क्या, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं भाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो भाई उन्नत बीज की विशेषताएं। अगला लिखो उन्नत बीज की विशेषताएं। उन्नत बीज की विशेषताएं क्या हो सकती है भाई, उन्नत बीज की विशेषताएं? लिखो भाई सबसे पहले स्थानिक बीज की तुलना में 10 से 15% अधिक उपज। स्थानिक बीज की तुलना में 10 से 15% अधिक उपज। देखो स्थानिक बीज, मान लीजिए मैं किसान हूं, मेरे पास जो बीज है वो क्या है, स्थानिक बीज है। वही मैंने किसी अनुसंधान के माध्यम से उन्नत बीज खरीदा है, तो वो मेरे बीज के मुकाबले कितनी ज्यादा उपज देगा, 10 से 15%। तो लिख लो कितना भाई, 10 से 15% अधिक उपज। दूसरा क्या हो सकता है भाई, आनुवांशिक शुद्धता एवं भौतिक शुद्धता। आनुवांशिक शुद्धता एवं भौतिक शुद्धता अधिक, या अधिक आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता। अब मैं मतलब समझा देता हूं भाई, क्या मतलब है आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता का। अधिक आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता।
मतलब समझ में आता है भाई सबको, क्या है आनुवांशिक शुद्धता और क्या है भौतिक शुद्धता। क्या होता है भाई आनुवांशिक शुद्धता? देखो आनुवांशिक शुद्धता क्या है, ये मान लीजिए जो बीज है वो अपनी किस्म या अपने किसकी बात करूं मैं, अपने अगर पेरेंट्स की बात करूं, जो अपने पूर्वज है उन पूर्वज से कितनी सिमिलिटी या कितनी समानता दिखाता है। मान लीजिए मेरे पास कोई किस्म का बीज है, मान लीजिए पूसा मोती है, वो पूसा मोती अपने बीजों से कितना मिलता है, बिल्कुल अपने बीजों के समान होना चाहिए, रंग वैसा होना चाहिए, कलर वैसा होना चाहिए, अंकुरण प्रतिशतता उतनी होनी चाहिए, वो सारी क्या है आनुवांशिक शुद्धता, कि अपने पूर्वजों के प्रति कितनी समानता दिखाता है, वो क्या है आनुवांशिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता क्या है, कि कहीं से बीज में कहीं से कोई कटा फटा बीज तो नहीं है, कहीं जो बीजावरण है उसमें कहीं सती तो नहीं हो गई, मेटाबॉलिक क्रिया सही चल रही है कि नहीं चल रही है, ये सारी क्या है भौतिक शुद्धता। मान लीजिए आपके पास गेहूं का बीज है, उसमें बाजरे का बीज भी मिक्स हो गया, उसमें मान लीजिए जो जौ का बीज भी मिक्स हो गया, ये भी क्या है एक प्रकार से भौतिक अशुद्धता है। तो इस प्रकार की कोई भी क्रिया बीज के साथ नहीं हो तो वो क्या है भौतिक शुद्धता। यानी भौतिक शुद्धता में किसी अन्य फसल के बीज नहीं मिले होने चाहिए, साथ ही साथ में बीज को किसी प्रकार की कोई सती नहीं होनी चाहिए, ये क्या है भौतिक शुद्धता। और उन्नत बीज में ये दोनों ही अधिक मिलती है भाई, स्थानिक बीज में हमेशा इतनी आनुवांशिक या भौतिक शुद्धता आपको देखने को नहीं मिलेगी भाई। तीसरा पॉइंट क्या है, बीज ओज की बात कर लीजिए। तीसरा क्या है बीज ओज की बात कर लीजिए भाई। बीज ओज का मतलब समझते हो भाई सीड विगर, अधिक बीज ओज या सीड विगर की बात कर लीजिए। देखो बीज ओज का मतलब क्या है, जो भी बीज की उम्र या बीज की जो क्रियात्मक क्रियाएं हैं वो कितनी तीव्र होती है, वही क्या है बीज ओज। मान लीजिए किसी बीज की जो है जो क्रियात्मक क्रियाएं हैं वो ज्यादा तीव्र है, तो वो बीज क्या होगा जल्दी अंकुरित होगा, यानी उसकी बीज ओज क्षमता ज्यादा होगी। किसी बीज की अंकुरण करने और उसमें वृद्धि होने की जो क्षमता है वो वो किससे हम बीज ओज के माध्यम से दर्शाते हैं भाई, किसके माध्यम से दर्शाते हो बीज ओज के माध्यम से। तो ये याद होना चाहिए जिसकी बीज ओज ज्यादा होगी उसकी अंकुरण प्रतिशतता उतनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा अच्छी खासी वृद्धि करेगा, उपज भी उतनी ही ज्यादा निकल के आएगी भाई। अगला कौन सा है, अगला कौन सा हो सकता है भाई अंकुरण क्षमता भाई, बीज अंकुरण क्षमता, बीज अंकुरण क्षमता। और इस बीज अंकुरण क्षमता का किसके माध्यम से पता चलता है भाई, जब हमें बीज अंकुरण प्रतिशतता का मालूम हो। बीज जो अंकुरण क्षमता है उसका हम मालूम किसके आधार पे कर सकते हैं, बीज अंकुरण प्रतिशतता के आधार पे। ये मान लीजिए मेरे पास 100 बीज है, उस 100 बीज को मैंने बो दिया, 100 बीजों में से मेरे कितने बीज अंकुरित हुए, मात्र 90 बीज अंकुरित हुए। इसका मतलब इसकी अंकुरण प्रतिशतता कितनी है 90%। अब जिस बीज की अंकुरण प्रतिशतता 90% है वो अपने आप में अच्छा है। एक बीज की मान लीजिए अंकुरण प्रतिशतता केवल और केवल 50 है, तो मतलब उसके मुकाबले उसकी मतलब हमें जो इल्ड है वो भी कम आएगी। दूसरी क्या है, अंकुरण प्रतिशतता कम होने की वजह से प्लांट की पॉपुलेशन या पौध संख्या है वो भी कम हो जाएगी खेत के अंदर, क्योंकि हमने बीज कितने बोए 100। हमने इस खेत में भी मान लीजिए, ये बात मेरी सुनिए, मेरे पास एक खेत ये है एक खेत ये है भाई, इस खेत में भी मैंने कितने बीजों की बुआई कर दी 100 बीजों की बुआई कर दी। इसके अंदर भी कितने बीज बोए मैंने 100 बीज बोए, बट यहां मैंने अच्छा उन्नत बीज बोया। उस उन्नत बीज में से कितने बीज उगे भाई 90 बीज उगे। कितने 90 बीज उगे। यहां केवल और केवल कितने बीज उगे 50 बीज उगे भाई 50। तो एक तो बीजों की संख्या बराबर थी, एक तो यहां पे क्या घट गई, एक तो यहां पे पौध संख्या घट गई। यहां मान लीजिए 90 बीज उगे, यहां पे 50 ही उगे, तो एक तो क्या घट गई पौध संख्या। और जिस खेत में पौध संख्या कम होगी वहां पे उत्पादन या उपज भी कम होगी। दूसरे हमें सीड रेट या जो बुआई दर है, जो बीज दर है वो भी हमें ज्यादा लेनी पड़ेगी। अब मान लीजिए यहाँ पे 100 बीज है, इसमें से 90 बीज उग रहे हैं। मुझे एक खेत के अंदर अगर मुझे 500 बीजों की बुआई करनी है तो मैं 90 इंटू 5 करके देख लीजिए कि इतना मैं प्रतिशत ही ज्यादा लूंगा, क्योंकि 90% क्या है अंकुरण प्रतिशत, यहां तो 50% ही है। जहां मुझे 500 बीज लगाने हैं मुझे वहां 500 नहीं 1000 बीज लेने पड़ेंगे, तब जाके मेरी पौध संख्या क्या होगी मेंटेन होगी भाई। तो इस प्रकार से जो बीज प्रतिशतता तब हमें निकालनी आएगी, तभी हम क्या बीज की क्षमता बता सकते हैं। तो लिखो भाई बीज अंकुरण प्रतिशतता के माध्यम से क्षमता का अनुमान लगाते हैं भाई। चलिए भाई बीज अंकुरण प्रतिशतता के माध्यम से बीज अंकुरण क्षमता का अनुमान लगाते हैं। लिखो भाई फॉर्मूला, बीज अंकुरण प्रतिशतता या सीड जर्मिनेशन रेट की बात कर लीजिए भाई। किसमें निकालोगे, प्रतिशत के अंदर निकालोगे। चलिए भाई सीड जर्मिनेशन
सीड जर्मिनेशन परसेंट की बात कर लीजिए भाई, किसके माध्यम से निकालोगे भाई, क्या होगा फॉर्मूला, अंकुरित बीजों की संख्या बटे बोए गए बीजों की संख्या, अंकुरित बीजों की संख्या अपॉन बोए गए बीजों की संख्या। 100 का प्रयोग क्यों, प्रतिशत में निकालना है भाई, किसमें, प्रतिशत में। किससे गुणा कर दोगे, 100 से। अब मान लीजिए हमारे पास जो अंकुरित बीजों की संख्या है, मान लीजिए कहीं 80 है, मान लीजिए जो अंकुरित बीजों की संख्या कितनी है, 80 है। कुल बीज हमने कितने बोए, 100 बो दिए। कुल बीज कितने बोए हमने, 100 बोए। मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। अगर हमें 100 से 80 को मल्टीप्लाई करूं तो कितना, 8000 हो जाएगा। भाग में क्या है नीचे, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना प्रतिशत बचा, 80%। कि यानी 100 बीज बोओगे तो 80%, जो 80 बीज है वही अंकुरित करेंगे। 1000 बीज बोओगे तो कितने, 800 बीज ही अंकुरित करोगे। ये सारी क्या है, ये बीज प्रतिशत है भाई, याद रखिए अंकुरण प्रतिशत। फॉर्मूला लिख लीजिए, जहां भी आए आपको कर देना है भाई। अब लिखिए अगला, आगे चले, चलिए भाई लिख लो आराम से। अंकुरित बीजों की संख्या बट्टा बोए गए बीजों की संख्या मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आपकी प्रतिशत में बीज अंकुरण प्रतिशतता निकल आएगी भाई। और इससे आप अनुमान लगा लोगे कि मेरे को, इससे जो क्या अनुमान लगाया जा सकता है भाई, कि बीज दर कितनी होनी चाहिए, बीज दर कितनी होनी चाहिए। ये मान लीजिए आपकी 1 केजी बीज दर है। अब 1 केजी बीज दर के अंदर ये मान के चलिए आपके पास उसमें 50,000 बीज है। आपको 1 केजी बीजना है, आपने मान लीजिए 1 केजी बीज दिया, 50,000 सीड बीज दिए। बट आपने अगर अंकुरण प्रतिशतता को चेक नहीं किया तो वो 50,000 क्या वो पूरे उगेंगे, 90% होगी तो 50,000 नहीं उगेंगे भाई। आपकी पौध संख्या कम हो जाएगी, उत्पादन भी कम हो जाएगा। जब 50,000 नहीं उगेंगे, मान लीजिए उसकी अंकुरण प्रतिशतता 50% ही है, तो हम क्या करेंगे, 50,000 की जगह या 1 केजी की जगह 2 केजी बीज की बुआई करेंगे। तो ये क्या है, हमें बीज दर का पता लगता है भाई। चलिएगा आगे, चलिए भाई फसल और बीज अंकुरण प्रतिशतता लिखो भाई। एक साइड में इंडेक्स बनाओ, लिखो फसल और दूसरी साइड में लिखो बीज अंकुरण प्रतिशत। लिखो भाई, एक साइड में आपके फसलों के नाम लिखे हैं। सबसे पहले गेहूं, जौ एवं चने की बात कर लीजिए। गेहूं, जौ एवं चना, इनकी अंकुरण प्रतिशतता कितनी होगी भाई, 85%। कितनी होगी, 85% की बात कर लीजिए। किसकी बात कर लीजिए, 85%। यानी आपने अगर गेहूं, जौ और चना के अगर 100 बीज बोए हैं तो उनमें से कितने बीज अंकुरित होंगे, 85 बीज अंकुरित होंगे भाई। 85% याद रखिएगा। चावल, जवार, तिल, बरसीम और रिंजगा की बात कर लीजिए। देखो चावल और जवार दोनों को कैसे याद करना है भाई, चावल और जवार दोनों का पुष्पक्रम क्या होता है भाई, दोनों का पेनिकल, दोनों का पुष्पक्रम पेनिकल। बरसीम और रिंजगा कौन सी फसलें, दोनों चारे वाली फसलें, दोनों चारे वाली फसलें। बीच में आपका क्या आ जाता है, तिल, बीच में क्या है, तिल। इन पांचों की क्या है जो अंकुरण प्रतिशतता होगी कितनी, 80% की बात कर लीजिए। किसकी, 80% की बात। 2 चारे वाली, 2 आपके पेनिकल पुष्पक्रम वाली और 1 तिल वाली, पांचों में कितनी, 80% भाई। तीसरी कौन सी आपकी, बाजरा, मूंग, उड़द, मोट, चंवला, जितनी आपकी खरीफ की दालें और जो बाजरा है इनकी कितनी होगी अंकुरण प्रतिशतता, 75% भाई। कितनी प्रतिशत होगी, 75% की बात कर लीजिए, याद रहेगा। तीसरा सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी और गंवार। सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी और गंवार तीनों कौन सी फसलें हैं, तिलन वाली फसलें। कौन सी, तिलन वाली। गंवार से क्या, गम निकलता है भाई, गंवार से क्या, गम। इन तीनों का कितना होगा, 70%। चारों का कितना, 70%। और कपास है, कपास की अंकुरण प्रतिशतता कम होती है भाई, कितनी, 65%। कपास की जो अंकुरण प्रतिशतता है वो कम होती है, 65%। एक उसकी अंकुरण प्रतिशत तब भी कम हो जाती है तब आप डी लिंटिंग बढ़िया से नहीं करते। जो कपास के ऊपर रेशा है उस रेशे को जब अच्छे से नहीं निकाला जाता तब भी वो क्या है, जो बाहर उपस्थित जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को सोख लेता है भाई। रुई है, रुई क्या काम आती है, मॉइस्चर सोखने के काम आती है, नमी सोखने के। तो कपास के सीड पे अगर रुई ज्यादा है, अगर रेशा ज्यादा है, तो जो जमीन में उपलब्ध जो नमी है उसको सोख लेगा और बीज को उतनी नमी नहीं मिलने देगा भाई। इसकी वजह से भी क्या, एक अंकुरण प्रतिशतता कम रह जाती है। और हार्ड सीड कोड तो याद रखिए भाई, कितना, कपास में कितनी जर्मिनेशन परसेंट, 65%। गेहूं, जौ, चना के अंदर कितनी, 85%। बाजरा, मूंग, उड़द, मोट, चंवला के अंदर 75%। और आपके सरसों, सोयाबीन के अंदर कितनी,
70%। याद रहेंगी भाई सारी चीजें। चलिए ये है आपकी अंकुरण प्रतिशत। अब आगे बात करेंगे किसके बारे में, उन्नत बीज में नमी के बारे में, नमी संरक्षण की बात करेंगे भाई उन्नत बीज में। चलिए अगला पॉइंट कौन सा है, नमी संरक्षण। नमी संरक्षण की बात कर लीजिए भाई। नमी संरक्षण से मेरा क्या मतलब है कि फसलों के भंडारण के समय, जब आप फसलों को मान लीजिए जो अनाज है या तिलहन है दलहन है, जब आपने भंडारण किया है बीज का, भंडारण के समय बीज में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, वो भी किसको प्रभावित करेगा, अंकुरण प्रतिशतता को प्रभावित करेगा या उन्नत बीज की जो विशेषता है उसको प्रभावित करेगा भाई। लिखो एक तरफ फसलों के नाम लिखो, अनाज वाली फसलें, अनाज वाली फसलें। दलहनी फसलें। भंडारण के समय क्या लिखना है, नमी प्रतिशत भाई, भंडारण के सगे नमी प्रतिशत। अब मान लीजिए आपके किसकी बात कर लीजिए, अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलें में कौन सा, गेहूं की बात कर लीजिए, जौ की बात कर लीजिए, बाजरे की बात कर लीजिए, ये सारी क्या है, अनाज वाली फसलें। जब इनके बीजों को आप भंडारित करोगे तो उनमें नमी कितनी प्रतिशत होनी चाहिए, 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 10 से 12% होनी चाहिए भाई। याद रखिएगा उन बीजों में नमी 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब आपने अनाज वाली फसलों का भंडारण किया तो भंडारण करते समय इन दानों में जो नमी प्रतिशत है वो 12 से अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि आगे किसकी बात करेंगे, दलहनी फसलों की। किसकी, दलहनी फसलों की। दलहनी फसलों में 8 से 10% नमी होनी चाहिए भाई। कितनी, 8 से 10% नमी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नमी प्रतिशत नहीं होनी चाहिए, वरना आपके घुण वगैरह, इंसेक्ट वगैरह, फंगस वगैरह, इन सबका आक्रमण होगा, इन सबका अटैक होगा भाई। तीसरा कौन सी है, तिलहनी फसलें। और तिलहनी फसलों में कितनी, 6 से 8% भाई। कितनी, 6 से 8% से ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। कितनी, 6 से 8% से ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, किसके अंदर, तिलहनी फसलों के अंदर। याद रहेगा भाई आपको, तिलहनी फसलों में कितनी, 6 से 8%। दलहनी फसलों में कितनी, 8 से 10%। अनाज वाली फसलों में कितनी, 12%। तिलहनी फसलों को आपको और कम नमी के ऊपर भंडारित किया जाता है, क्योंकि इसमें किसकी मात्रा होती है, तेल की मात्रा। किसकी मात्रा, ऑयल की मात्रा भाई। इनको और ज्यादा नमी प्रतिशत पे आप भंडारित नहीं कर सकते। तो याद रहेंगी भाई चीजें, अनाज वाली फसलें 12%, दलहनी 8 से 10%, तिलहनी फसलें कितनी, 6 से 8%। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई भंडारण से रिलेटेड, याद होना चाहिए आपको। आगे कौन सी है, रोग मुक्तता। उन्नत बीज में क्या होगी, रोग मुक्तता होगी भाई। बस पॉइंट लिख लो और कुछ नहीं, फ्री फ्रॉम डिजीज, रोग मुक्तता। बस पॉइंट लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं, बता देता हूं भाई मैं रोग मुक्तता से। रोग मुक्तता नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो उन्नत बीज होगा वो रोगों से मुक्त होगा। ना तो उसमें कोई जीवाणु रोग होगा, ना कोई विषाणु रोग होगा, ना कोई मान लीजिए हमारे कोई भी डिसऑर्डर होगा, कुछ भी रोग नहीं होगा। किसके अंदर, उन्नत बीज के अंदर रोग मुक्तता अधिक देखने को मिलेगी भाई। अगला कौन सा है, और बता कौन सा हो सकता है भाई, सीड लॉन्गेविटी का नाम सुना है भाई। सीड लॉन्गेविटी क्या होता है, सीड लॉन्गेविटी का मतलब समझते हो क्या है। देखो सीड लॉन्गेविटी क्या होता है भाई, सीड लॉन्गेविटी से मतलब है कि कोई बीज उत्पादन के बाद कितने समय तक अंकुरण कर सकता है भाई। ये मान लीजिए कोई बीज, सबसे ज्यादा अंकुरण का समय किसका होता है, अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना में एक लेक है भाई। कौन सी लेक है, मंचूरिया लेक। चाइना में एक झील है, झील का नाम क्या है, मंचूरिया झील। उस मंचूरिया झील के नीचे का जो पेंदा है, जो बॉटम है, उस बॉटम भाग के ऊपर, आधार भाग के ऊपर किसके बीज मिले, लोटस के बीज। किसके बीज मिले, लोटस के बीज। और जब इन लोटस के बीजों को निकाला गया, इनको परिरक्षण किया गया, इनका जब ये निरीक्षण किया गया तो कितने साल पुराने निकले, 1700 साल पुराने। कितने साल पुराने, 1700 साल पुराने। और उनको बाद में जब उनको उगाया गया तो वो क्या हो गए, अंकुरित हो गए, जर्मिनेट कर गए भाई। तो इसका मतलब क्या है कि जो बीजों को जो कितने लंबे समय तक क्या है उनमें अंकुरण क्षमता रहेगी, वही क्या है, उनकी सीड लॉन्गेविटी। तो उन्नत बीज की सीड लॉन्गेविटी भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए इस साल भी काम नहीं लिया तो अगले साल भी आसानी से अंकुरित कर जाए, वरना ऐसा नहीं हो कि इस साल नहीं बोया तो अगली साल जो अंकुरित प्रतिशतता है वो 90 से 70% रह जाए या 90 से 40% रह जाए भाई। बाकी कुछ नहीं लिखना इसके बारे में, बस सीड लॉन्गेविटी का मतलब समझाया भाई मैं आपको।
चलो भाई, ये आपका क्या है, उन्नत बीज की विशेषताएं हैं। इसके बाद में हम बीज उत्पादन की बात करेंगे। और बीज उत्पादन कितने प्रकार से बीज उत्पादन करते हैं? 5 प्रकार का बीज होता है भाई। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का बीज। कौन कौन से प्रकार का? सबसे पहले मूल केंद्रक बीज, उसके बाद में उसके प्रजनक बीज भाई, उसके बाद में कौन सा? प्रजनक बीज। उसके बाद आधार, हाँ जी भाई, तीसरे पे आधार, चौथे पे देखो प्रमाणित, और एक कौन सा होता है आपका? पंजीकृत। ये दोनों क्या एक ही अवस्था पे आते हैं भाई। आप 5वें में पढ़ते हो पंजीकृत को, बट ऐसा नहीं है। पंजीकृत भी किससे तैयार होता है? आधार बीज से। आपका प्रमाणित बीज भी किससे तैयार होता है? आधार बीज से। बट हमारे देश के अंदर हम पंजीकृत बीज तैयार नहीं करके आधार बीज से सीधा कौन सा बीज तैयार करते हैं? प्रमाणित बीज। जबकि अगर विदेशों की बात करोगे, दूसरे देशों की बात करोगे, तो वो पहले आधार बीज से क्या तैयार करते हैं? पंजीकृत बीज। उसके बाद में क्या आता है? प्रमाणित बीज। पर जो एक बीज की अवस्था है आधार और प्रमाणित के बीज की, पंजीकृत, हम उसको सीधा हमने क्या कर दिया? स्किप कर दिया, हम उसको खा गए भाई। सीधा क्या आ गया? प्रमाणित बीज। और प्रमाणित बीज किनको दिया जाता है? किसानों को दे दिया जाता है भाई। किस रंग का टैग लगा होता है? नीले रंग का। चलो भाई, बीज उत्पादन लिखो। और बीज उत्पादन में क्या लिखना है? बीजों के प्रकार या बीजों की श्रेणियां भाई। हो गया समय? तो सर की क्लास है क्या आगे? कौन से सर की है भाई? अच्छा। तो सर थोड़ी आ गए अभी। चलिए भाई, लिखिए। बीज उत्पादन की बात कर लीजिए भाई। किसकी बात कर लीजिए? बीज उत्पादन। और बीज उत्पादन कितनी श्रेणियों में किया जाता है? 5 श्रेणियों में। लिखो भाई, बीज उत्पादन 5 श्रेणियों में पूर्ण किया जाता है भाई। बीज उत्पादन 5 श्रेणियों में पूर्ण किया जाता है भाई। बीज उत्पादन 5 श्रेणियों में पूर्ण किया जाता है। सबसे पहले मूल केंद्रक या न्यूक्लियस सीड की बात कर लीजिए भाई। चलिए भाई, न्यूक्लियस सीड या मूल केंद्रक बीज की बात करेंगे भाई। देखो, मूल केंद्रक बीज कौन तैयार करता है? समझो भाई एक बार, जो ये श्रेणी है समझो, बाद में लिख लेंगे हम। देखो, मूल केंद्रक बीज, मान लीजिए आप आगे जाके कृषि विश्वविद्यालय में जाओगे पढ़ने। वहां पे जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो आपके लिए केवल और केवल क्या है? प्रोफेसर है भाई। बट वो अपने आप में क्या है? वैज्ञानिक भी है। वो अपने आप में बीज उत्पादन से संबंधित या किस्म विकास से संबंधित काम भी करते रहते हैं भाई। वहीं आपके जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, जो कृषि वैज्ञानिक है, वो भी इस काम में विलीन रहते हैं। किसमें? कोई नई किस्म तैयार करने में, कोई नया बीज उत्पादन करने में। अब जो भी कोई पादप प्रजनक है, पादप प्रजनक क्या होता है? जो प्रजनन के माध्यम से नए नई किस्में उत्पादित करता है या बीज बनाता है, वही क्या है? कोई पादप प्रजनक। कोई भी वैज्ञानिक हो सकता है भाई। ये क्या करेगा? कोई नई किस्म तैयार करेगा। और जब नई किस्म तैयार करेगा तो बीज उसके पास बिल्कुल कम ही मात्रा में उत्पादित होकर निकलेंगे भाई। मान लीजिए उसने कोई 2 पौधे लिए, 2 पौधों के बीच में संकरण करवा लिया और उसने क्या कोई नया बीज उत्पादित कर लिया। अब उसमें तो बीजों की संख्या बहुत कम मात्रा में होगी। तो जो मूल केंद्रक बीज है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? पादप प्रजनक के द्वारा। एक बात तो ये बीज उत्पादन की शुरुआती अवस्था है। ये बात भी आपको समझ में आ गई कि जब कोई नई किस्म आती है तो उस नई किस्म का जो प्रारंभिक बीज होता है वो कौन सा होता है? मूल केंद्रक बीज, जो बहुत ही कम मात्रा में उत्पादित होता है भाई। समझ में आ गई बात? तो एक तो बहुत कम मात्रा में उत्पादित होता है, दूसरा किसके द्वारा तैयार किया जाता है? पादप प्रजनक के द्वारा तैयार किया जाता है। इस पे किसी प्रकार का कोई टैग नहीं होता। टैग से क्या मतलब है? चाहे आप उर्वरक खरीद के लाओ, चाहे आप कोई पेस्टिसाइड या कीटनाशी खरीद के लाओ, चाहे आप कोई भी बीज खरीद के लाओ, आप एक ने टैग जरूर देखा होगा बाहर कि इतने किलोग्राम बीज है, इतनी प्रतिशत इसकी अंकुरण प्रतिशतता है, इतनी इसकी आनुवांशिक शुद्धता है। ये देखा है आपने? कभी संकर बीज खरीदा है भाई सबने? ऐसे नहीं समझ आए तो संकर बीज से समझ आ रहा है।
संकर बीज का जो बैग है या जो थैला है आपके घर पे पड़ा होगा भाई, थैली थैला जो भी है, उस पे जाके देखना आपको एक चौकोर स्क्वायर शेप के अंदर एक ऐसे चौकोर यानी वर्गाकार डिब्बे के अंदर क्या एक डिब्बा मिलेगा, उस डिब्बे का रंग होगा भाई, इस डिब्बे का आपको जो बीज दिया जाता है वो प्रमाणित बीज दिया जाता है। ये कैसे रंग का टैग होगा? नीले रंग का। इस नीले रंग के डिब्बे में लिखा होगा कि अंकुरण प्रतिशतता इतनी है, ये इस फसल का बीज है, 1 kg बीज है, इस प्रकार से भाई, तो चीजें याद रहेंगी। चलिए, ये क्या है? शुरुआती अवस्था में किसी प्रकार का कोई टैग नहीं होता। अब दूसरा आता है मूल केंद्रक के बाद में कौन सा आता है? आपका प्रजनक बीज। देखो ये मूल केंद्रक बीज है, इसके बाद में आता है आपके प्रजनक बीज की बात कर लीजिए। किसकी बात कर लीजिए? प्रजनक बीज। और जो ये प्रजनक बीज है ये किसकी संतति है? मूल केंद्रक बीज की। अब ये कैसे बनाया जाता है? संकरण हमने करवा दिया, अब संकरण नहीं करवाएंगे। अब क्या करवाएंगे? मूल केंद्रक बीज को लगाएंगे और अब की बार इसको एकदम आइसोलेटेड कंडीशन देंगे, एकदम पृथक्करण, एकदम सेपरेट, जहां कोई और कहीं से जाके संकरित ना हो जाए भाई, कि कोई और वैरायटी के पुष्पक्रम या एंथर वगैरह से संकरण नहीं हो जाए। इसलिए क्या इसको एकदम प्रोटेक्टेड क्या कंडीशन देंगे या परिस्थितियां देंगे, ताकि कोई और प्रकार का कोई बाहर से कुछ भी आके कोई बीज ना मिल जाए। इस प्रकार की बात समझो भाई सरल भाषा में। तो इसका क्या करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम गुणन कर लेंगे भाई, कि मान लीजिए मूल केंद्र के हमारे पास 5 ही बीज है, हमने 5 बीज बो दिए, 5 पौधे आए। अब अगली बार 5 पौधों से 50 बीज निकल के आएंगे, फिर 50 पौधे बोए हैं तो मान लीजिए 500 बीज निकल के आएंगे। इस तरीके से क्या बीज गुणन करते हैं, और इस बीज गुणन से कौन सा बीज बनता है? प्रजनक बीज। कौन सा बीज? प्रजनक बीज। अब जो ये प्रजनक बीज है ये कहां पे तैयार होता है? कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में पढ़ा है भाई, कृषि विज्ञान केंद्र केवीके के बारे में पढ़ा है, कृषि विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा है, या जो भी जहां पे अनुसंधान केंद्र है उन अनुसंधान केंद्रों में प्रजनक की देखरेख में, किसकी देखरेख में? क्या पादप प्रजनक की देखरेख में क्या किया जाता है? इन बीजों को तैयार किया जाता है भाई। किसकी देखरेख में तैयार करोगे? पादप प्रजनक की देखरेख में केवीके, कृषि अनुसंधान केंद्रों, इन सबके ऊपर कौन से बीज को तैयार करोगे? प्रजनक बीज को तैयार करोगे भाई। अब जो प्रजनक बीज का जो थैला होगा उसके ऊपर टैग लगा होगा भाई, उसके ऊपर टैग होगा, और कैसा टैग लगा होगा? सुनहरे पीले रंग का, जो यानी वर्गाकार टैग होगा। कैसे रंग का होगा? सुनहरे पीले रंग का टैग होगा। अब इसमें जो आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता है, आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता का मतलब मैंने आपको समझा दिया है भाई, कि आनुवांशिक शुद्धता तो क्या है और भौतिक शुद्धता क्या है, दोनों का मतलब मैंने समझा दिया आपको। तो जो आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता है इसकी भी कितनी होगी? 100% यानी 100% होगी भाई। दूसरा प्रजनक बीज की भी कितनी होगी? अपने आप में 100% होगी, यानी किसी अन्य फसल का बीज नहीं मिला होगा, ना किसी अन्य किस्म का बीज मिला होगा, ना बीज में किसी प्रकार की कोई सती हुई होगी। अपने आप में 100% शुद्ध बीज होगा। कौन सा? प्रजनक बीज। प्रजनक बीज से कौन सा बीज तैयार करते हैं भाई? आधार बीज। कौन सा बीज तैयार करोगे? आधार बीज। ये जो आधार बीज है ये कहां तैयार किया जाता है भाई? आधार बीज आपका जितने भी कृषि अनुसंधान संस्थान, या जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की बात कर लीजिए, राष्ट्रीय बीज निगम की बात कर लीजिए, या अपने जो राज्य राजस्थान राज्य की बात कर लीजिए, इस राज्य में भी ऐसी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो बीज उत्पादन करती है। क्या? बीज उत्पादन। उनको क्या फॉर्मूला दे दिया जाता है? उनको कौन सा बीज दे दिया जाता है? प्रजनक बीज। प्रजनक बीज उनके पास खुद से नहीं आता भाई, वो प्रजनक बीज कहां से लेंगे? केवीके वगैरह कृषि विज्ञान केंद्र से कुछ मात्रा में प्रजनक बीज लेंगे, और इस प्रजनक बीज में क्या करवाएंगे? गुणन करवाएंगे, और गुणन करवा के कौन सा बीज तैयार कर लेंगे? आधार बीज। आधार बीज में जो टैग लगा होगा वो कौन से रंग का? सफेद रंग का। और जो आधार बीज किसकी संतति है? प्रजनक बीज की संतति है। आधार बीज में जो आनुवांशिक शुद्धता होगी वो 99.9% होगी भाई। कितनी? 99.9% तक क्या होगी? आनुवांशिक शुद्धता होगी। जबकि किसकी बात करेंगे? भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता कितनी? 98% तक क्या होगी? भौतिक शुद्धता भाई। दोनों का मतलब समझ में आता है अलग अलग, कि आनुवांशिक शुद्धता क्या है, भौतिक शुद्धता क्या है। बात समझ में आई? आधार बीज। तीसरा बीज कौन सा है भाई? चौथा प्रजनक बीज। कौन सा बीज है? प्रजनक बीज की बात कर लीजिए। अब जो ये प्रजन, अरे बात तो सुनो। प्रमाणित मैं आ जाओ, तुम ही आ जाओ, मैं उधर आ जाता हूं भाई। प्रमाणित आप पढ़ते हो इसका मतलब थोड़ी प्रमाणित है। ये आपके देश में नहीं होता, बाकी अन्य देशों में क्या होता है भाई? पंजीकृत बीज। और पंजीकृत बीज भी किसकी संतति है? आधार बीज की। प्रमाणीकृत बीज भी किसकी संतति है? आधार बीज की। बट जो प्रजनक बीज है, इस प्रजनक बीज में भी जो आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता पाई जाएगी वो संतोषजनक पाई जाएगी भाई। कैसी? एकदम संतोषजनक शुद्धता होगी। बट भारत देश के अंदर पंजीकृत बीज का जो प्रजनक जो सॉरी भाई, प्रजनक क्या पंजीकृत, क्या पंजीकृत बीज का उत्पादन नहीं किया जाता भाई।
किसका? पंजीकृत बीज का उत्पादन नहीं किया जाता। और इसके ऊपर जो टैग लगा होगा वो कैसे रंग का? बैंगनी रंग का, यानी पर्पल या ऑरेंज यानी नारंगी रंग का। क्या? बैंगनी या नारंगी रंग का टैग लगा होगा किसके ऊपर? पंजीकृत बीज के ऊपर। बट हमारे देश में इस प्रकार का टैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। कारण क्या है? ये बीज की जो अवस्था है ये हमारे देश में उत्पादित नहीं की जाती। अब इसी आधार बीज से दूसरा बीज कौन सा किया जाता है? प्रमाणीकृत बीज की बात कर लीजिए। किसकी? प्रमाणीकृत बीज या प्रमाणीकरण बीज की बात कर लीजिए भाई। जो ये प्रमाणीकरण बीज है या प्रमाणीकृत बीज है ये किनके द्वारा तैयार किया जाता है? यही आपकी जैसे राज्यों की एजेंसियों की बात कर लीजिए, जो बीज उत्पादक एजेंसियां हैं इनकी बात कर लीजिए, या आपके सीड निगम की बात कर लीजिए। इन सबके माध्यम से क्या तैयार किया जाता है? आपका प्रमाणीकृत बीज। इस प्रमाणीकृत बीज के ऊपर कौन से रंग का टैग लगा होगा? नीले रंग का। किसका? नीले रंग का। और जो किसान है, फार्मर है, उनको कौन सा बीज दिया जाता है? प्रमाणीकृत बीज प्रदान किया जाता है। जो आपके खेतों में जो संकर बीज उगता है वो कौन सा बीज है? प्रमाणीकृत बीज या प्रमाणीकरण बीज है भाई। याद रहेंगी चीजें। इसके अंदर जो भौतिक और आनुवांशिक शुद्धता होगी वो कितनी होगी भाई? 98% से अधिक होगी। बट अगर केवल और केवल मैं आनुवांशिक शुद्धता की बात करूं तो कितनी? 99%। कितनी? 99%। और भौतिक शुद्धता कितनी? 98% होगी भाई। याद रहेंगी चीजें। कौन से रंग का टैग होगा? नीले रंग का टैग होगा। चलो भाई, ये 5 आपके बीजों के प्रकार है, इनके बारे में टाइम लगेगा, कल लिख लेंगे।